अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स विच इज नोन एज प्राइस मिक्स। अब यहाँ पर प्राइस मिक्स में हम कुछ ऐसे फैक्टर्स पढ़ेंगे जो ये बताएंगे कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करते टाइम किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है। और मेरे बच्चों इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क कर लीजिएगा, बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक को पूछा गया है डायरेक्ट कि फैक्टर्स बता दो जो यूज किए जाते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के लिए यूज किए जाते हैं, आपको ये बताना होता है सिंपली। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है बेटा? सबसे पहला फैक्टर है प्रोडक्ट की कॉस्ट। मेरे को अगर मार्केट में कोई भी सामान बेचना है तो मैं क्या किसी भी प्राइस पे बेच दूंगी क्या? नहीं, मैं बहुत ही लॉजिकली सोचूंगी, क्योंकि मैं तो समझदार हूं ना। मैं पहले ये देखूंगी कि यार मेरे को इस सामान को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, कितने मेरे पैसे लग गए, फिर उसमें मैं प्रॉफिट ऐड करूंगी, तब जाके मार्केट में सेलिंग प्राइस बनाऊंगी ना। अब मैंने देखा कि अच्छा कॉस्ट कितने तरीके की होती है, मुझे पता चला कॉस्ट 3 तरीके की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? एक ऐसी कॉस्ट जो सेम रहती है, जैसे कि मेरे फैक्ट्री का रेंट। वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि मेरी लेबर को मैंने वेजेस देनी है, मैं रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आ रही हूँ। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? मेरा मैनेजर कहता है 20,000 रुपए सैलरी लूंगा और जितनी सेल करूंगा उसका 1% कमीशन दे देना। एक पार्ट हो गया फिक्स, उसकी सैलरी, और जो कमीशन सेल के साथ बदलती रहेगी वो हो गई वेरिएबल कॉस्ट। तो मैंने क्या किया, तीनों कॉस्ट का टोटल किया, जिससे मुझे ये पता चला कि कम से कम मुझे इतना तो प्राइस चार्ज करना है। कि मान लो मेरी पेन की फैक्ट्री है और मुझे पता चला कि एक पेन को बनाने के लिए जो कॉस्ट आ रही है ना वो 3 रुपए आ रही है, तो मैं कम से कम 3 रुपए तो रखूंगी ना। फिर प्रॉफिट मेरे को देखना है कि कितना ऐड ऑन करना है, बट मुझे एटलीस्ट एक बेस मिल गया कि यार इतना तो कम से कम मैं चार्ज करूंगी। तो बेटा प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है ना वो किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक मिनिमम लेवल, कम से कम, यानी कि एक फ्लोर प्राइस बताती है आपको, कीवर्ड्स है, फ्लोर प्राइस बताती है आपको कि इतना प्राइस तो आप चार्ज करोगे। तो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस चार्ज करते टाइम फर्म को उसकी फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को देखना चाहिए, ताकि पता चल सके कि कितने की प्राइस पर वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए निकालेंगे। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? यूटिलिटी एंड डिमांड। किसी भी कंज्यूमर के लिए आपके प्रोडक्ट की क्या यूटिलिटी है, आपका प्रोडक्ट कितना सेटिस्फैक्शन देता है उसको। भाई जितना ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा उतना ही ज्यादा एक कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के लिए पैसे खर्च करने के लिए राजी हो जाएगा। देखो ऐसे होते हैं ना हमारे कंज्यूमर। एक कंज्यूमर क्या होता है कि कई बार वो ये देखता है कि यार इस प्रोडक्ट से तो मुझे फायदा ही नहीं मिल रहा, तो मैं क्यों पैसा खर्च करूं इस पे, जितना तुम मांग रहे हो उतना मुझे नहीं देना है, मुझे खरीदना ही नहीं है तुम्हारा प्रोडक्ट। और एक कंज्यूमर एक जगह पर ये कह रहा है कि यार ये प्रोडक्ट तो मुझे बहुत फायदा दे रहा है, मुझे इस पे पैसा खर्च करना है। यानी कि जब भी कोई कंज्यूमर पैसा खर्च करता है ना तो पहले वो उस प्रोडक्ट से मिलने वाले बेनिफिट को कंपेयर करता है उन पैसों से। तो आपको ये देखना है कि क्या वो वैल्यू फॉर मनी है। प्लस आप एक चीज और देख सकते हो, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो जिसके लिए कंज्यूमर की डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिक मतलब चेंज, जरा सा तुमने ज्यादा तेजी दिखाई ना कि प्राइस 10 से 12 कर देता हूं, तो हमारा कंज्यूमर खिसक गया तुम्हारी दुकान से, उसने कहा चल चल तू बेच 12 में, हम कहीं और से 10 में खरीद लेंगे दूसरा प्रोडक्ट, दूसरी कंपनी बेच रही है 10 में। यानी कि आपके जरा से प्राइस चेंज करने की वजह से कंज्यूमर अपनी डिमांड बदल देगा। तो ऐसे में आपको प्राइस हाई चार्ज नहीं करना। बट वहीं पे अगर आपको लगता है कि मैं चाहे कितने भी प्राइस हाई कर लूं, कंज्यूमर की डिमांड मेरे प्रोडक्ट के लिए इनइलास्टिक है, यानी कि वो अपनी प्राइस कहीं नहीं चेंज करने वाला, हमने उसको इतना आदी बना दिया अपने सामान का, उसे इतना पसंद आ रहा है हमारा सामान कि अगर मैंने प्राइस 10 से 11 करी तो कंज्यूमर कहीं नहीं जाने वाला, इनइलास्टिक डिमांड है। तो ऐसे में हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो यूटिलिटी जो भी प्रोवाइड की जा रही है प्रोडक्ट के थ्रू वो ये बताती, जो भी इंटेंसिटी है डिमांड की बेसिकली, वो आपको ये बताती है कि आप अपर लिमिट क्या सेट कर सकते हो। अपर लिमिट जहां पे प्रोडक्ट कॉस्ट लोअर लिमिट बताता है, वहीं पर यूटिलिटी एंड डिमांड अपर लिमिट कि ज्यादा से ज्यादा कितना प्राइस आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो बायर रेडी टू पे होता है उस पॉइंट पे जहां पर उसको लगता है कि प्रोडक्ट के लिए वो जितना पैसा दे रहा है एटलीस्ट वो उस चीज के बराबर है कि भाई जितना उससे उसे क्या मिली, यूटिलिटी मिली, कि जितना पैसा उसे सेक्रीफाइस किया उसी के इक्विवेलेंट उसे बेनिफिट मिल गया, ठीक। उसके अलावा अगर डिमांड इलास्टिक है तो लोअर लेवल पे रखो प्राइस, अगर डिमांड लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक है तो हायर लेवल पर रख सकते हो। तीसरा पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट में कितने धुरंधर बैठे हुए हैं,
अगर पहले से ही बहुत सारे खिलाड़ी बैठे हैं ना बेटा मार्केट के अंदर, और तुम आके एक नए खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हो और प्राइस हाई चार्ज करोगे, कोई नहीं आएगा तुम्हारे सामान को खरीदने के लिए। तो जब मार्केट में इंटेंस कंपटीशन हो तो प्राइस कम ही रखनी चाहिए। पर जहां पर तुम्हें लग रहा है कि तुम ही राजा बनोगे वहां पे जाके, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है वहां पर सामान बेचने वाला, या है भी तो इक्का दुक्का कोई बंदा है, तो ऐसे में हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो। तो मार्केट में कंपटीशन का लेवल कितना है ये भी डिपेंड करता है कि, ये भी डिसाइड करता है कि प्राइस कितनी रखी जाएगी। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट विल आल्सो कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो अगर कंपटीशन लो है तो आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो, और अगर कंपटीशन आपको दिख रहा है कि हाई है तो आपको लेस प्राइस चार्ज करना चाहिए। ठीक, उसके बाद गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशन। अब कई बार क्या होता है ना, गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुम्हारे हाथ में अगर मैं इसेंशियल कमोडिटीज दे दूं, नेसेसिटीज वाले गुड्स दे दूं, तो तुम तो इतने नालायक और लालची लोग हो ना कि तुम लोगों को ठगना शुरू कर दोगे और लोगों को इसेंशियल कमोडिटीज और नेसेसिटीज नहीं मिल पाएंगी। तो गवर्नमेंट कहता है कि भाई सुनो, नेसेसिटीज के केस में, और ये हम तुम्हें लिस्ट दे रहे हैं, इस केस में प्राइस तुम डिसाइड नहीं करोगे, और करोगे तो जैसा हम कह रहे हैं उस हिसाब से डिसाइड करोगे। यानी कि कुछ चीजों की प्राइस आपको गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखकर ही रखनी पड़ती है। तो ये भी एक फैक्टर है कि आपको देखना पड़ेगा कि आप किसी ऐसे प्रोडक्ट में तो नहीं हो जहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा प्राइस डिसाइड करते टाइम। ठीक है, तो पब्लिक के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कई बार गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करती है, रेगुलेट करती है प्रोडक्ट के प्राइस को, और डिक्लेयर करती है कि कुछ प्रोडक्ट्स को हम इसेंशियल प्रोडक्ट कह रहे हैं और इसकी प्राइस जो है वो हमारे अकॉर्डिंग सेट की जाएगी। जैसे कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स हो सकते हैं। ठीक है, ये वो वाले ड्रग्स नहीं है बेटा, ये मेडिसिन है। उसके बाद प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। अब ये भी एक फैक्टर होता है कि कई बार मुझे अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करनी है, तो उसके पीछे मेरे प्राइस का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब मैंने जो प्राइस रखी है इसके लिए मैं क्या पर्सपेक्टिव रख रही थी इस प्राइस को रखते टाइम। तो मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला ऑब्जेक्टिव, अगर मुझे सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, मुझे मतलब नहीं है मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या कंपटीशन है, क्या अदर चीजें चल रही है, मुझे तो भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है इन द शॉर्ट रन। कम समय में मैं आऊं, मार्केट से पैसा बटोरू हाई प्राइस चार्ज करके और निकल पड़ू। तो भाई ठीक है, शॉर्ट रन में अगर तुमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो स्टार्टिंग में हाई प्राइस चार्ज कर ली तुमने। बट वहीं पे अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार मुझे लॉन्ग रन में सक्सीड करना है, लॉन्ग रन में मुझे सक्सेस चाहिए कि लंबे समय तक मुझे तो यहाँ पे प्रॉफिट कमाना है, तो बेटा स्टार्टिंग में प्राइस फिर कम ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्म हायर प्राइस चार्ज करती है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट क्विकली अंडर द शॉर्ट रन। बट अगर लॉन्ग रन में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो प्राइस आप पर यूनिट क्या करोगे, कम ही रखोगे। दूसरा क्या और ऑब्जेक्टिव हो सकता है मार्केट में, लीडरशिप बनानी, राजा बनना है मुझे मार्केट में, तो बेटा राजा बनना है तो कुछ खुद को अलग दिखाना पड़ेगा, और खुद को अलग दिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर का आप कह सकते हो कि अटेंशन लेने के लिए आपको प्राइस कम ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि कंज्यूमर कम प्राइस पे ही ज्यादा डिमांड करते हैं। आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना है। पहले से मैंने वही बोला कि खिलाड़ी बैठे हैं मार्केट में, तुम्हें कैसे सर्वाइव कर पाओगे, तुम तो नए नए हो, तो बेटा प्राइस कैसे रखोगे, कम रखोगे। तो यहाँ पर आप डिस्काउंट दे दोगे, प्रमोशनल कैंपेन्स चलाओगे, आप अपने क्लियर स्टॉक कर रहे हो तो उसके लिए आपने रिड्यूस कर दिया प्राइस, तो ये सब करके आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। या फिर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का चार्ज करते हो, आपकी लीडरशिप है कि आपकी जैसी क्वालिटी कोई दे ही नहीं सकता। अब हमारा आईफोन है, आईफोन जब अपनी प्राइस डिसाइड करता होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी को देखता होगा। क्यों? वो अपने क्वालिटी, अपने ब्रांड के हिसाब से यहाँ प्राइस चार्ज कर रहा है, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो भाई वो अपने प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से प्राइस चार्ज कर रहा है, तो वो हाई प्राइस भी चार्ज कर सकता है। ठीक है, तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्लियर। उसके बाद मार्केटिंग मेथड यूज, आप अलग अलग तरीके के मार्केटिंग मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप किस तरीके का मार्केटिंग मेथड इस्तेमाल करते हो, अब आप देखना जोमेटो वगैरह पे या वैसे भी जो भी रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, अगर वो फ्री होम डिलीवरी दे रहे हैं ना बेटा, तो उनके जो मेन्यू प्राइस होगा वो ज्यादा ही होगा। कहीं ना कहीं अगर हमें कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटी हमें दी जा रही है, कोई मार्केटिंग मेथड अगर हमें दिया जा रहा है, तो वहां पर प्राइस में वेरिएशंस हो सकते हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा सर्विस दी जा रही है आपको। तो क्या मार्केटिंग मेथड है आपका, अब जैसे कि अगर आप घर पे अगर मैकडोनल्ड से अगर आपने बर्गर मंगवाया, तो वो पैकिंग चार्जेस ले रहे हैं आपसे अलग से। क्यों? क्योंकि वो आपको एक अलग से सर्विस दे रहे हैं कि उनकी पैकेजिंग का पैसा वो आपसे लेंगे। ठीक है,
तो बेटा देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे आपका, आपके सेल्समैन की क्वालिटी, आपकी पैकेजिंग कैसी है, आप कस्टमर को कैसे सर्विस देते हो, ये सारी चीजें आपके प्रोडक्ट की प्राइस के लिए कंसिडर की जाती हैं। ठीक है, तो ये 6 ऐसे फैक्टर्स थे जिनको हमें दिमाग में रखना होता है व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो बेटा इसी के साथ प्राइस मिक्स भी हुआ खत्म। चलिए अब पढ़ते हैं थर्ड पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स पे, विच इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि आपने फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है किस चीज को, जो भी गुड्स और सर्विसेज आप यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हो। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है मेकिंग द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट द राइट। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है मेकिंग द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट द राइट प्लेस सो दैट द पीपल कैन परचेज द सेम। अब अगर सही जगह पर सही समय पर सामान नहीं पहुंचेगा तो कंज्यूमर उस सामान को खरीदेगा कैसे। तो इसीलिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर हम एक डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पर बेसिकली कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। वो होलसेलर्स हो सकते हैं, डीलर्स हो सकते हैं, एजेंट हो सकते हैं, रिटेलर्स हो सकते हैं, या कोई और भी अदर इंटरमीडियरी हो सकता है किसी इंस्टीट्यूशन की फॉर्म में, कोई व्यापारी हो सकते हैं, फंक्शनरीज हो सकते हैं जो इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनकी मदद से सामान को फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंचाया जाएगा। अब ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट चैनल, तो दूसरा होता है इनडायरेक्ट चैनल। अब डायरेक्ट चैनल को हम लोग जीरो लेवल भी कहते हैं। अब जीरो रिप्रेजेंट करता है जीरो मिडलमैन, यानी कि ऐसा चैनल जहां पर मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली अपने कंज्यूमर्स तक पहुंच पा रहा है, बीच में किसी भी मिडलमैन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, वो डायरेक्ट चैनल है। तो जहां पर गुड्स डायरेक्टली अवेलेबल हो रहे हैं मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर की तरफ, वो हमारा डायरेक्ट या जीरो चैनल है, कोई इंटरमीडियरी नहीं है। जैसे कि नॉन रिटेल आउटलेट्स के थ्रू सामान को बेचना, मेल ऑर्डर सेलिंग करना, या अपने खुद की वर्कफोर्स का इस्तेमाल करना, ये सभी डायरेक्ट चैनल के एग्जाम्पल होते हैं। अब इनडायरेक्ट चैनल्स की बेटा मैं अगर बात करूं तो इनडायरेक्ट चैनल का मतलब होता है जहां पर मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर्स तक इनडायरेक्टली पहुंच रहा है विद द हेल्प ऑफ सम मिडलमैन। अब ये 3 तरीके के होते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। हर एक लेवल का जो नंबर है वो नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर बात करूं 1 लेवल की, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक मिडलमैन इन्वॉल्व है। जैसे कि देखो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में यहाँ पर रिटेलर है। सो दिस चैनल इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वन मिडलमैन, दैट इज द रिटेलर, जो मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर सामान कंज्यूमर्स तक पहुंचाएगा। जैसे कि टाटा जो है वो अपनी कार को बेचते हैं कंपनी के अप्रूव्ड रिटेलर्स के थ्रू। अब 2 लेवल चैनल्स की बेटा मैं बात करूं तो इस वाले लेवल के अंदर आपके 2 मिडलमैन सामने आते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, एक आया हमारा होलसेलर तो दूसरा आया रिटेलर। तो इस चैनल के अंदर ये दोनों लिंक का काम करते हैं मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर्स को जोड़ने के लिए। मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाला जो चैनल है हमारा वो 2 लेवल ही माना जाता है। उसके बाद बारी आती है 3 लेवल चैनल की। तो 3 लेवल क्या रिप्रेजेंट करता है कि 3 मिडलमैन, 3 लोगों का बीच में इन्वॉल्वमेंट आ गया है, जैसे कि हमारा एजेंट, होलसेलर और रिटेलर। अब ये जो लेवल है इसके अंदर 3 मिडलमैन आए जो है, एजेंट, होलसेलर और रिटेलर। ये किस तरीके से काम करते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है वो गुड्स को सप्लाई करता है अपने एजेंट्स को, एजेंट्स के कॉन्टेक्ट्स के थ्रू वो उन चीजों को सप्लाई करेगा होलसेलर्स के पास ले जाकर। अब जो होलसेलर्स होंगे वो सारा सामान देंगे रिटेलर्स को, यानी कि एक बहुत लंबी चेन यहाँ पर फॉलो की जा रही है। और जनरली ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब मैन्युफैक्चरर लिमिटेड प्रोडक्ट्स में डील करता हो, लेकिन उसे एक वाइड मार्केट को कवर करना है, इसीलिए उसने ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट रखा है। ठीक, अब इस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है ऑर्डर प्रोसेसिंग, यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम आपको करना होता है ऑर्डर को प्रोसेस। अब ऑर्डर को प्रोसेस करने का मतलब क्या होता है कि आप स्पीडली और एक्यूरेटली सामान को अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाएं। तो एक अच्छा फिजिकल सिस्टम वही होता है जहां पर एक्यूरेट यानी कि सही सामान और सही टाइम पर ऑर्डर जो है हमारा वहां तक पहुंच जाएगा। ऐसे सिस्टम को ही हम अच्छा सिस्टम मानेंगे।
अब प्रोसेसिंग के अंदर क्या क्या करना होता है, ऑर्डर को रिसीव करना, उसको डिस्पैच करना, उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना, बिलिंग करना, पेमेंट कलेक्ट करना, ये सारे काम उसके अंदर किए जाते हैं। उसके बाद बारी आती है ट्रांसपोर्टेशन की। आप ऑर्डर प्रोसेसिंग कर रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में तो सोचना ही होगा। और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि सामान को कैरी करना मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक। अब इसके अंदर आपको डिसाइड करना होता है अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की किस तरीके का गुड है, क्या डिस्टेंस है जहां तक गुड को पहुंचाना है, तो उसी के बेसिस पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। उसके बाद आती है बारी वेयरहाउसिंग की। अब सामान कहीं ना कहीं तो स्टोर करना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होता कि तुरंत फैक्ट्री से सामान निकला और कंज्यूमर तक पहुंच गया या डिमांड अराइज हो गई। एक टाइम गैप होता है कि कब डिमांड आ रही है, कब सप्लाई हो चुकी है, कब डिमांड आ रही है, कब सप्लाई हो चुकी है। तो इन दोनों के गैप को फिल करने के लिए, टाइम यूटिलिटी को फिल करने के लिए बेसिकली वेयर हाउसिंग आती है। सो वेयर हाउसिंग का मतलब होता है द एक्ट ऑफ स्टोरिंग एंड असॉर्टिंग द प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट द टाइम यूटिलिटी। ये टाइम यूटिलिटी वर्ड ध्यान रखिएगा बेटा, किस चीज के लिए यूज होता है, वेयर हाउसिंग के लिए। तो वेयर हाउसिंग की नीड तभी अराइज हो रही है जब एक टाइम गैप है कि प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों में अभी फिलहाल एक गैप है, उस गैप को फुल करेगा कौन, वेयर हाउसिंग। अब इन सभी चीजों के बीच में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इन्वेंट्री को कंट्रोल करना। कितनी इन्वेंट्री हमें रखनी है, हमें ज्यादा इन्वेंट्री रखनी है, कम रखनी है, इस चीज का भी हमें डिसीजन लेना होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, क्योंकि अगर आप हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करते हो, आप ज्यादा से ज्यादा स्टॉक अगर मेंटेन कर रहे हो, तो हाई इन्वेंट्री हाई कॉस्ट लेकर आएगी। पर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको डिमांड के अकॉर्डिंग काम करना है। आप चाहते हो कि जैसे डिमांड अराइज होए आप अपनी इन्वेंट्री उनके सामने प्रेजेंट कर दो, यानी कि आप उसकी अवेलेबिलिटी रखना चाहते हो। बट ये अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी इन्वेंट्री को कैरी करने की कॉस्ट को बढ़ा देगी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये कस्टमर के लेवल ऑफ सर्विस जो आप उसको दे रहे हो, जो सेटिस्फैक्शन दे रहे हो, उसको तो इंक्रीज करेगा, बट एट द सेम टाइम ये आपकी कैरिंग कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। तो आपको देखना है, आपको ये डिसीजन लेते टाइम कुछ चीजों को कंसिडर करना है। अगर आप सिर्फ कॉस्ट को कंसिडर कर रहे हो, तो अगर आपको हाई कॉस्ट बियर नहीं करनी तो आप कम इन्वेंट्री मेंटेन करोगे। बट अगर आप लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस देख रहे हो तो आप ज्यादा ही इन्वेंट्री रखोगे। एक और पॉइंट होता है इसके अंदर, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि मतलब आज अगर आपको जरूरत है तो कितने दिन पहले ही आपको यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे या कम। और तो और आप इसके अंदर ये भी देख सकते हो कि आपके सेल फॉरकास्ट के प्रिडिक्शन कैसे है, कितने एक्यूरेटली आप उस चीज को फॉरकास्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके सेल फॉरकास्ट सही रहते हैं तो कम इन्वेंट्री मेंटेन करो, बट अगर आपको लगता है कि नहीं चेंजेस हो जाते हैं तो आप पहले से ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करोगे। तो एक बैलेंस आपको यहाँ पर बनाकर चलना है कॉस्ट में और कस्टमर सेटिस्फैक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आखिरी पी जो है हमारे पास अब हमारे मार्केटिंग मिक्स का, वो है प्रमोशन। अब प्रमोशन का मतलब क्या है बेटा, प्रमोशन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको अपने कस्टमर को यहाँ पर इन्फॉर्म करना है कि आप कुछ सामान लेकर आए हो, साथ साथ उनको इन्फ्लुएंस भी करना है। डेफिनेटली इंफॉर्मेशन और परसुएशन दोनों चलती है प्रमोशन के अंदर, और जिसके लिए आप अपने कुछ टूल्स इस्तेमाल करोगे ताकि आप उनको इन्फ्लुएंस कर सको कि वो आपका सामान खरीदे। तो बेटा प्रमोशन मिक्स के अंदर कुछ प्रमोशनल टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और यहाँ पर एक चीज ऐड कर देना, इनको कम्युनिकेशन टूल्स भी कहा जाता है। मार्केटिंग टर्म्स में ये हमारे कम्युनिकेशन टूल्स हैं, क्योंकि सारे प्रमोशनल टूल्स कहीं ना कहीं अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे वो एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, कुछ भी है, हर चीज में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन, ताकि हम अपने कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। अब सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की। अब एडवर्टाइजिंग के कीवर्ड क्या है कि यह है एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, एक एड चला दी गई है और वो एड सब तक जा रही है, आप उसमें कुछ अपना फीडबैक डायरेक्ट नहीं दे पा रहे हो, कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं है वहां पर आपका। तो ये एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन एक पेड फॉर्म है, इसके लिए पैसा दिया गया है, जिसका जो स्पॉन्सर होता है वो आइडेंटिफाइड होता है। मतलब हम जानते हैं कि एड के पीछे का जो ओरिजिन है, जो सोर्स है, वो क्या है और क्यों दी जा रही है, तो क्योंकि हमें गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट करना है।
तो और इसके डेफिनेशन से ही इसके फीचर्स निकले हैं, जिसमें सबसे पहला है पेड फॉर्म, कि ये एक पेड फॉर्म होता है, इसके लिए पैसा दिया जाता है, जो भी पर्सन यहाँ पर एडवर्टाइज कर रहा है वो उसके लिए पेमेंट देगा। इम्पर्सनैलिटी है डेफिनेटली, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट और सर्विस के रिगार्डिंग वो नॉन पर्सनल फॉर्म में, कोई फेस टू फेस कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है। स्पॉन्सर, लेकिन स्पॉन्सर मतलब जिसने पैसा लगाया है, जहां से भी ये एड आई है आपको पता है कि उसके पीछे कौन है। उसके बाद आता है बेटा पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का कीवर्ड हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज। यहाँ पर बोलकर सारी चीजों को समझाया जा रहा है, कुछ कॉन्वर्जेशन हो रही है कस्टमर्स के साथ, जहां पर हम ये कॉन्वर्जेशन को कस्टमाइज कर देते हैं एज पर दी कस्टमर, कि जैसा सामने वाला है उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम अपने यहाँ पर कम्युनिकेशन करेंगे। प्लस आप कह सकते हो कि जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में पर्सनल फॉर्म नहीं था, यहाँ पर फेस टू फेस इंट्रैक्शन है, तो इसके फीचर में पहला पॉइंट ये होता है पर्सनल फॉर्म, कि यहाँ डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो पा रहा है। इवन यहाँ पर एक रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश हो पा रहा है, आपकी बातचीत के हिसाब से यहाँ पर जो मैसेजेस है उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, कस्टमाइजेशन के हिसाब से फिर देखो वही है ना कि रिलेशनशिप भी बिल्डअप हो जाता है। रोज हम किसी से अगर इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं, हमारी गली मोहल्ले में कोई दुकान है, वहाँ का कोई सेल्समैन है, वो हमें बहुत असिस्ट करता है सामान खरीदते टाइम, तो हमारे एक अच्छा रेपार्ट उनके साथ क्रिएट हो जाता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है इसके अंदर सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन क्या है, सेल्स प्रमोशन का कीवर्ड आप क्या यूज करेंगे, सेल्स प्रमोशन आर दी शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स। ये कुछ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स है, ये मैं कह सकती हूँ कि कुछ लुभावने ऑफर है जो कस्टमर्स को दिए जा सकते हैं, एक सेल्समैन को दिए जा सकते हैं, आप कह सकते हो कि एक मिडल मैन को दिए जा सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल को प्रमोट करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि कैश डिस्काउंट देना, कॉन्टेस्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना, फ्री गिफ्ट दे देना, ऑफर दे देना। अब ये एक्टिविटीज हर पर्सन टू पर्सन अलग हो सकती है। जैसे कस्टमर को अगर देना है तो जैसे कि फ्री सैम्पलिंग हो रही है, बाय वन गेट वन फ्री है, डिस्काउंट आ रहे हैं, जैसे कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल जाती है। अब मिडल मैन के लिए भी ये चीज हो सकती है कि हमने उनको क्या दे दिया है, डीलर इंसेंटिव दे दिया उनको कि टारगेट अचीव करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। सेल्स पर्सन के लिए बोनस या कमीशन हो सकता है, कॉन्टेस्ट में भी वो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पेशल गिफ्ट या प्राइजेस भी उनको मिल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पब्लिक रिलेशन की। अब पब्लिक रिलेशन क्या होता है बेटा, हर कंपनी को ना अपनी एक पब्लिक इमेज क्रिएट करनी होती है। मार्केट में बहुत कुछ होता है कंपनीज के साथ, तो उन्हें पब्लिक में अपनी कंपनी की और अपने प्रोडक्ट की एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करनी होती है। तो उसके लिए उन्हें एक एजेंसी का सहारा लेना पड़ता है, या मैं कहूँ एक डिपार्टमेंट का सहारा लेना पड़ता है, या मैं कहूँ एक अलग से फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, और उसी को यहाँ पर बोला जाता है पब्लिक रिलेशन, कि हमें पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करना है, उनके साथ एक रिलेशन बनाना है। तो बेटा पब्लिक ओपिनियन को मैनेज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है किसी भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के थ्रू। इसके अंदर कम्युनिकेशन सिर्फ कस्टमर, सप्लायर्स या डीलर के साथ नहीं है, बल्कि इन जनरल पूरी पब्लिक के साथ है, कि कंपनी की एबिलिटीज क्या है, कंपनी क्या ऑफर कर रही है, वो सारी जानकारी हम देते हैं। यहाँ वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं, वेराइटीज ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, ताकि कंपनी की इमेज मार्केट में अच्छी की जा सके। ठीक है, अब बेटा पब्लिक रिलेशन वाला जो काम है ना, ये परफॉर्म कौन कर सकता है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। देखो ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी कर सकता है, अकेला मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी पीआर डिपार्टमेंट का काम कर सकता है, या फिर हम एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट अलग से बना दे, जैसे कि मैंने अभी पीआर डिपार्टमेंट का नाम लिया, हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ इसको मिक्स नहीं कर रहे, इसके लिए हमने एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया है। या फिर कोई आउटसाइड एजेंसी का भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका काम ही यही होता है कंपनी के लिए पीआर का काम करना। आपने सुना होगा ना कि हमारे पेड पीआरस है, यानी कि हमारा पब्लिक रिलेशन है, हमने कोई एजेंसी हायर कर रखी है जो हमारी इमेज को बेटर करती है मार्केट के अंदर। तो इसके लिए ये स्पोर्ट्स के जो भी कह सकते हो इवेंट है उसको स्पॉन्सर कर देते हैं, मनी दे देते हैं चैरिटी में कुछ कॉजेज के लिए, जैसे कि इन्वायरमेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, या एजुकेशन के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया बच्चे। अब पढ़ते हैं एक आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का जो आपसे पूछा जा सकता है, द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। तो सबसे पहले तो देखो आप इसके अंदर मीनिंग ही लिख सकते हो, ठीक है, कि एडवर्टाइजिंग एक पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए किया जाता है, वहीं पे पर्सनल सेलिंग एक पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो ये वन वे होता है, ये टू वे हो सकता है, यानी कि यहाँ तो सिर्फ एडवर्टाइजर अपनी आपको एक एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, बट वहां पर तो आप भी बात कर रहे हो एज अ बायर, और जो सेलर है वो भी आपसे बात कर सकता है। उसके बाद टारगेट ऑडियंस की मैं बात करूं तो एडवर्टाइजिंग में तो देखो टारगेट ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है, मास ऑडियंस है, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल कस्टमर या स्मॉल ग्रुप भी यहाँ पर हो सकते हैं।
कॉस्ट पर पर्सन की बात करूं, यानी कि अगर कॉस्ट की बात करें तो एडवर्टाइजिंग हमारे लिए सस्ता पड़ता है क्योंकि एक ही बारी में बहुत सारे कस्टमर्स तक हम पहुंच पा रहे हैं। बट यहाँ कॉस्ट हाई आएगी क्योंकि हर एक कस्टमर के लिए हमें अलग से अपना, आप कह सकते हो कि एक सेल्स फोर्स रेडी करनी पड़ेगी। फीडबैक यहाँ तो डिलेड है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली आपको नहीं पता चल रही इन सब चीज़ों के बारे में, बट यहाँ सामने वाले का रिस्पॉन्स आपको इमीडिएट मिल जाता है। रीच डेफिनेटली यहाँ वाइड रीच है, ग्लोबल मार्केट्स तक भी जा पा रहे हो, बट यहाँ लिमिटेड रीच है, एक पर्टिकुलर एरिया ही आप यहाँ पर कवर कर सकते हो। फ्लैक्सिबिलिटी, यहाँ आप हर किसी के हिसाब से अपने मैसेज को चेंज नहीं कर सकते, एक स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज ही यहाँ पर आप देते हो। बट बात करूँ पर्सनल सेलिंग की, तो यहाँ पर जो मैसेज है वो कस्टमाइज किया जा सकता है एज पर द कस्टमर नीड। ठीक, सुटेबल किस किस के लिए है? ये लार्ज मार्केट के लिए सुटेबल है भाई, जहां पर आपको फ्रीक्वेंट परचेजेस लगता है कि हो जाती है, और ये इंडस्ट्रियल गुड्स या प्रोडक्ट्स के लिए जहां पर डेमोन्स्ट्रेशन करने की जरूरत होती है वहां आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो बस ये था हमारा चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होंगे। तो बस अब आपको क्या करना है, चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है, सारे पॉइंट्स यहाँ पर लर्न करके लिख कर देखने हैं, थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, रेफरेंस बुक से कुछ क्वेश्चंस की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।